नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए उठाया कदम। अब हर शनिवार अंचल कार्यालय में होगी सुनवाई। बैठकों की कार्यवाही करनी होगी पोर्टल पर अपलोड। पीएम मोदी ने गया जी में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सड़क, रेल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। मंच पर नीतीश और उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 26 अगस्त से 27 सितंबर तक सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना रहेगा प्रतिबंधित। औषधि अधिकारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी पालन की मिली चेतावनी। नियम न मानने पर की जाएगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अधिकारियों को किया निर्देशित। रिंकू सिंह का तूफानी शतक, तेज स्ट्राइक रेट 225 के साथ मेरठ मैवरिक्स को दिलाई जीत। पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर पहुंची मेरठ। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी ने गया जी में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने बोध गया के एएमयू परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा उनके साथ ओपन जीप में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, रेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल है। उन्होंने गया जी, नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में तिरंगा लिए लोग और महिलाओं की भारी भीड़ थी। राजद के लालू यादव ने विरोध जताया, जबकि बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पीएम के प्रयासों की सराहना की। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद रहे। पीएम मोदी बेगूसराय में औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे और फिर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। बिहार में 31,000 से अधिक शिक्षकों का पारस्परिक तबादला हुआ पूरा। बिहार शिक्षा विभाग ने गुरुवार को विभिन्न जिलों के 9,017 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर किया। इससे पहले 3 चरणों में 23,578 शिक्षकों का तबादला हो चुका था। इस तरह 4 चरणों में कुल 31,115 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया जा चुका है। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए गए हैं। शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपस में तबादला के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने 26 जून को इस सुविधा संबंधी आदेश जारी किया था, जिसमें एक ही विषय और कैटेगरी के अधिकतम 10 शिक्षकों को समूह बनाकर तबादला करने की अनुमति दी गई थी। पोर्टल 10 जुलाई से जुलाई अंत तक और फिर 6 अगस्त से पुनः खोला गया है। यह व्यवस्था शिक्षकों को स्वयं विद्यालय चयन और स्थानांतरण का अवसर देती है। 28 अगस्त को मगध महिला कॉलेज में होगा कैबिनेट चुनाव। मगध महिला कॉलेज में कैबिनेट चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। नॉमिनेशन फॉर्म 22 और 23 अगस्त को जमा किए जाएंगे। उम्मीदवारों का इंटरव्यू 25 अगस्त को लिया जाएगा, जिसमें प्राचार्य और टीम ये तय करेंगे कि उम्मीदवार पद के लिए योग्य है या नहीं। यदि इंटरव्यू पास नहीं होगा तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कॉलेज में 13 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनमें 6 पद नॉमिनेटेड और 7 पद चुनावी होंगे। उम्मीदवार तीसरे और 5वें वर्ष की छात्राएं होंगी। महासचिव, उप महासचिव, कोषाध्यक्ष, सफाई एवं पर्यावरण सचिव, उप सचिव और कॉमन रूम सचिव जैसे पदों के लिए चुनाव होगा। प्रचार का दिन 26 अगस्त रखा गया है। मतदान 28 अगस्त सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि काउंटिंग 3 बजे शुरू होगी। 3,000 से अधिक छात्राएं वोट देंगी और मतदान करने वाली छात्राओं को 4 कक्षाओं की अतिरिक्त अटेंडेंस मिलेगी। बिहार में हर शनिवार अंचल कार्यालय में होगी जमीन विवादों की सुनवाई। बिहार सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए नया और व्यवहारिक कदम उठाया है। अब हर शनिवार जमीन विवादों की सुनवाई अंचल कार्यालय में होगी, न कि थाने में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के अनुसार अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल होंगे। विवाद में स्थल निरीक्षण की जरूरत होने पर संयुक्त टीम का गठन होगा। हिंसा की आशंका वाले मामलों की सूचना तुरंत अनुमंडलाधिकारी को दी जाएगी। बैठकों की कार्यवाही पहले ऑफलाइन और बाद में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा जमीन माफियाओं, फर्जी कागजात और धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस पहल से राजस्व और पुलिस मिलकर निष्पक्ष और तेज निर्णय करेंगे, जिससे प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ेगा और भूमि विवादों का समय पर समाधान संभव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ईओयू ने 4 विशेष सेल का किया गठन। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने 4 विशेष सेल का गठन किया है। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो के अनुसार ये सेल मादक पदार्थ, नारकोटिक्स तस्करी रोकने, साइबर अपराध और इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रखने, फर्जी मुद्रा व अवैध कैश लेन देन की जांच के लिए बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विशेष एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक में इनकी कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। प्रत्येक सेल में अलग अलग स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है और ईओयू इनके कामकाज की सतत मॉनिटरिंग करेगा।
जाएगा। ये सेल थानों से समन्वय स्थापित कर रोजाना कार्यों की समीक्षा करेगा। इसके अलावा आयकर विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सशस्त्र सीमा बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों से सहयोग लिया जाएगा। विशेषकर चुनाव के दौरान अवैध धन और भ्रामक इंटरनेट पोस्ट पर नजर रखी जाएगी। बिहार सरकार ने औषधि अधिकारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी पालन की दी चेतावनी। बिहार सरकार ने औषधि नियंत्रण सेवा के अधिकारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर चेतावनी दी है। प्रदेश के सभी विभागों, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिले के कार्यालय शामिल है, उनमें बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था प्रभावी है, लेकिन औषधि नियंत्रण सेवा के अधिकारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न जिलों के सिविल सर्जनों से पत्र मिले, जिसमें बताया गया कि संबंधित अधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से हाजिरी नहीं बना रहे। इसके बाद विभाग ने राज्य औषधि नियंत्रक, उप निदेशक, सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करें। निर्देश में स्पष्ट किया गया कि नियम का पालन न करने पर सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से समुचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था करीब 3 साल से लागू है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com से एप्लीकेशन नंबर व जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 26 अगस्त से 27 सितंबर तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी मोड में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा, जबकि गेट परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। जूता, मोजा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिबंधित है। एडमिट कार्ड के साथ कलर फोटो, ओरिजिनल फोटो आईडी और फोटोकॉपी अनिवार्य है। परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी व उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और तार्किक क्षमता शामिल है। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित के लिए 35% और आरक्षित के लिए 30% है। पास अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और संस्थान प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे और डीएलएड डिप्लोमा धारक प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट ने 252 अभ्यर्थियों की सब इंस्पेक्टर भर्ती बहाली का दिया निर्देश। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 252 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 6 हफ्तों के भीतर इन अभ्यर्थियों की बहाली पूरी करे। मामला 2004 के सब इंस्पेक्टर भर्ती अभियान से जुड़ा है, जिसमें मॉडल प्रश्नों में गड़बड़ी के कारण चयनित अभ्यर्थियों को हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 133 अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस के बाद नियुक्ति की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि 252 याचिकाकर्ताओं ने 133 चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए इन्हें बहाल किए बिना समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि 2023-24 में हुई नियुक्तियों को देखते हुए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 17 साल की कानूनी लड़ाई और बेरोजगारी झेल चुके अभ्यर्थी अब वर्दी पहनने के करीब है और यह आदेश उनके लिए न्याय की बड़ी जीत है। 6 लेन पुल से उत्तर दक्षिण बिहार की दूरी होगी 100 किलोमीटर कम। गंगा पर मोकामा में बने देश के सबसे चौड़े 6 लेन पुल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह औंटा मोकामा से सिमरिया बेगूसराय तक बना पुल एक्सपेंशन केबल तकनीक से निर्मित है और इसकी चौड़ाई 34 मीटर है, जो अन्य 6 लेन पुलों से 4.5 मीटर अधिक है। पुल की कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है, जिसमें गंगा पर 1.86 किलोमीटर है। इसके बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों की दूरी 100 किलोमीटर तक घट जाएगी और पटना से बेगूसराय का सफर महज 1.5 से 2 घंटे में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट पर 1871 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हैम मोड में बनाए गए इस पुल से राज्य के अन्य सड़क एवं पुल प्रोजेक्ट बनाने का रास्ता खुला है। इसके अलावा गंगा पर कई अन्य नए पुल भी निर्माणाधीन है, जिससे आवागमन और व्यापार सुगम होगा। विनय सौरभ पर अपनी आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने भागलपुर में जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन पर अपनी आय से लगभग 188.23% अधिक यानी कि 2.70 करोड़ रुपए मूल्य की अचल और चल संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है, जबकि उनकी ज्ञात वैध आय 1.43 करोड़ रुपए है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(b) और 13(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर शुक्रवार को उनके पैतृक आवास भागलपुर और पूर्णिया स्थित निवासों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई। जांच टीम ने दस्तावेज, संपत्ति, कागजात और बैंक लेन देन की पड़ताल शुरू कर दी है। ईओयू की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया कि भ्रष्टाचार किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरामद संपत्तियों का विवरण बाद में सार्वजनिक किया जाएगा। ईसीआई की रिपोर्ट ने खोल दिया राहुल गांधी की बिहार यात्रा का पोल।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मतदाता पुनरीक्षण में नाम कटने या वंचित होने वाले लोगों को उनके अधिकार से अवगत कराना है। उनकी यात्रा में महागठबंधन की सभी पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। इस बीच चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त से 22 अगस्त के बीच किसी राजनीतिक दल ने मतदाता नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। नियमानुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 7 दिनों के भीतर ERO या फिर AERO द्वारा किया जाएगा। इससे अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा वास्तव में वोटर अधिकार के लिए है या फिर चुनावी समीकरण समझने का बहाना है। यात्रा के छठे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी मुंगेर, सुल्तानगंज और अकबर नगर से होकर भागलपुर तक 52 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। विभा देवी और प्रकाशवीर ने तेजस्वी का साथ छोड़ भाजपा किया ज्वाइन। राजद के 2 विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हुए भाजपा का हाथ थाम लिया है। नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाशवीर शुक्रवार को पीएम मोदी की गया जी सभा में भाजपा के मंच पर मौजूद रहे। विभा देवी राजद के नेता राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं, जिन्हें हाल ही में बलात्कार मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी किया गया था। वहीं प्रकाशवीर पहले ही राजद छोड़ने की चर्चाओं में थे। भाजपा के मंच पर दोनों विधायकों के आने से राजद को बड़ा झटका लगा है। प्रकाशवीर 2020 में राजद के टिकट पर विधायक बने और उन्हें 69,984 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया कुमार थे। नवादा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 राजद के पास है और 3 एनडीए के कब्जे में है। नीतीश कुमार ने बिहार में केंद्र के सहयोग और विकास योजनाओं का दिया ब्यौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस वर्ष के बजट में राज्य को स्पेशल पैकेज मिला है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार को दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली सभी क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। 2018 में हर घर बिजली पहुंच चुकी है और अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने गया का नाम गया जी करने की जानकारी दी और कहा कि गया जी में फल्गु नदी पर रबर डैम और सेतु का निर्माण किया गया है। बोधगया में अतिथि गृह समेत कई निर्माण कार्य हुए हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि सरकार सभी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तेजप्रताप यादव ने 5 परिवारों पर साजिश का किया दावा। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी से निष्कासित तेजप्रताप यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि 5 परिवार के लोगों ने मिलकर उनकी राजनीति खत्म करने की साजिश रची है और शुक्रवार को उनका चेहरा और चरित्र जनता के सामने लाने का ऐलान किया। तेजप्रताप ने लिखा कि उन्होंने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति गलत नहीं किया, लेकिन इन परिवारों ने उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को खत्म करने की कोशिश की। पहले भी उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू के करीबियों पर जयचंद होने का आरोप लगाया था। मई में उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 साल के रिश्ते की तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया। अब वे टीम तेजप्रताप के तहत महुआ सीट से चुनाव लड़ने और क्षेत्रीय गठबंधनों के साथ सक्रिय है। रिंकू सिंह का तूफानी शतक, मेरठ मैवरिक्स को दिलाई जीत। एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यूपी प्रीमियर T20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया। 21 अगस्त को मेरठ मैवरिक्स बनाम गौर गोरखपुर लायंस मैच में उन्होंने 108 रन नाबाद बनाए, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 225 रहा। गोरखपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 167 रन बनाए, लेकिन मेरठ की शुरुआत खराब रही और 8 ओवर में 4 विकेट गिर गए। रिंकू ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने धीमी शुरुआत के बाद 14 गेंदों पर 50 रन ठोककर खेल का रुख बदल दिया। इस प्रदर्शन से मेरठ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर पहुंची। रिंकू के लिए ये एशिया कप 2025 में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा अवसर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अर्जुन राम, लक्ष्मी मेहता, सोनू कुमार, SK भारती, शोमिका कुमारी, अनवर करीम खान, मनोज दास, नंद कुमार सिंह, बाबूलाल मरांडी, उमेश कुमार, रोशन यादव, जितेंद्र यादव, अमरजीत सिंह, महेश यादव, महेश कुमार, मिंटू ठाकुर, अशोक कुमार, रंजीत मिश्रा, रुपेश गिरी, कुश कुमार, आकाश कुमार, हर्ष चौधरी, कुदरत अंसारी, कामेश्वर सिंह, नौशाद रजा और कुणाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में नए 6 लेन पुल बनने से क्या ट्रैफिक की परेशानी कम होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।